नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं फ्री वीज के बारे में। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है। सुप्रीम कोर्ट ने न केवल केंद्र को बल्कि जो चुनाव आयोग है उसको भी और राज्य सरकारों को भी नोटिस दिया है और 1 हफ्ते के अंदर जवाब देने के लिए कहा है। तो ये क्या कुछ मामला है, इसमें कौन कौन सी बातें हैं जो आपकी परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है, उनको समझेंगे। उससे पहले एक ज़रूरी सूचना कुछ इस प्रकार है। बीपीएससी के लिए एक फाउंडेशन कोर्स शुरू किया गया है। यह ऑनलाइन प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम 15 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। इसकी फ़ी कितनी है तो आप ये देख रहे हैं 25,000 इसकी फ़ी रखी गई है। अगर आप एक बार में देने में सक्षम नहीं हैं, कोई समस्या है, तो 3 समान किस्तों में ईएमआई के माध्यम से आप भुगतान कर सकते हैं। बात ये आती है कि कोर्स में क्या क्या बातें शामिल हैं। तो 500 से अधिक घंटों की कक्षाएं होंगी और इस कोर्स की वैधता 1 वर्ष होगी। आपको असीमित बार देखने की स्वतंत्रता होगी, आप देख सकते हैं। साथ ही साथ प्रतिदिन 2 कक्षाएं होंगी, नियमित क्लास टेस्ट भी होगा और प्रत्येक विषय और खंड का क्लास नोट्स प्रिंटेड फॉर्म में आपको दिया जाएगा ताकि आपके पास ठोस मटेरियल रहे। आप उसकी तैयारी जब ज़रूरत हो आप उसे रिवाइज कर सकें और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकें। तो चलिए देख लेते हैं किस पेपर में ये प्रकाशित हुआ है। पेपर की कटिंग को देख लें। ये पेपर की कटिंग है सुप्रीम कोर्ट नोटिस टू सेंटर पोल बॉडी मध्य प्रदेश राजस्थान ओवर फ्री वीज। अब ये बातें आप लोगों ने देख लिया, समझ लिया कि ये खबरों में रहा है, प्रकाशित हुआ है। मामला पूरा देखें तो मामला चर्चा में क्यों है, तो सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर किया गया था और याचिका दायर करके ये कहा गया था कि ये जो मुफ्तखोरी की राजनीति शुरू हो गई है, जब चुनाव आता है तो रेवड़ियाँ जो बांटी जाती हैं, जो चुनावी घोषणाएं होते हैं, जो मैनिफेस्टो में शामिल किया जाता है, दरअसल उसके माध्यम से बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है कि स्वस्थ चुनाव हो और स्वस्थ चुनाव के लिए ज़रूरी हो कि निष्पक्ष तरीके से सभी पार्टियां अपना प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करें और जो कुछ भी उन्होंने घोषणाएं की हैं उन घोषणाओं का जब वो सत्ता में आते हैं तो उनका पालन करें। लेकिन ध्यान ये रखना है कि अधिकांश जो राजनीतिक दल है भारत में, वो कुछ ऐसी रेवड़ियाँ बांटते हैं जो जनता को अच्छा लगता है, लेकिन उसका जो प्रभाव होता है लॉन्ग टर्म में या लंबी अवधि में अर्थव्यवस्था पर, लोकतंत्र पर, लोकतांत्रिक मूल्यों पर और जो एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आवश्यक है या लोकतंत्र की नींव है या लोकतंत्र का पर्व जिसे चुनाव कहा जाता है, वो सब कुछ प्रभावित होता है। इन्हीं सब बातों को लेकर के इसमें चर्चा किया गया है। तो फ्री वीज मुद्दे पर मध्य प्रदेश सरकार और राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस दिया है और ये कहा है कि आप इस पर 1 हफ्ते के अंदर जवाब दीजिए। दरअसल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा याचिकाकर्ता से कि आपको सबसे पहले हाई कोर्ट में जाना चाहिए था, लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, अन्य मामलों के साथ इसे अटैच कर दिया गया है और इसको लेकर के बातें हो रही हैं। तो इससे संबंधित बातों को समझने के साथ साथ यहाँ पर देख लें कि क्या कुछ योजनाएं और क्या कुछ घोषणाएं की गई हैं। राजस्थान सरकार की बात के बारे में बात करें तो 6 योजनाओं के भरोसे चुनाव लड़ेगी कांग्रेस सरकार, अर्थात गहलोत के बारे में बात की जा रही है। इन्होंने ये कहा है कि हर घर की महिलाओं को स्मार्टफोन और 1 साल तक मुफ्त इंटरनेट की सुविधा देंगे। ये बात। दूसरी बात, उज्ज्वला योजना के तहत 500 रुपये में गैस सिलेंडर, अर्थात जो उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं उन लाभार्थियों को 500 रुपये अर्थात सब्सिडी दरों पर सिलेंडर उन्हें दिया जाएगा। 100 यूनिट तक फ्री बिजली देने के लिए इन्होंने कहा है और इसके आधार पर यह कहा है कि 2000 यूनिट बिजली इनको दिया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा लंपी एक जो पशु रोग है, पशुओं की मौत होने पर किसानों को 40,000 रुपये मुआवजा दिया जाएगा। महिलाओं के लिए जो रोडवेज बस हैं उनमें आधा किराया लिया जाएगा। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में हर नागरिक का 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कराया जाएगा। 25 लाख रुपए तक के इलाज की बात कही जा रही है। अपने आप में आप समझ सकते हैं कि ये कहा जा सकता है कि नागरिकों के लिए ठीक है, लेकिन यह तात्कालिक लाभ सुनिश्चित करता है। दीर्घकालिक लाभ इसका अर्थव्यवस्था पर और जो बातें मैंने थोड़ी देर पहले कहा उसका नकारात्मक प्रभाव देखा जाएगा। अब कुछ राज्यों के बारे में बात करें कि जो खर्चे हुए हैं, मुफ्त के वादों पर जो खर्च है, मध्य प्रदेश का बजट जो बताया गया है वो 6% है।
यहाँ पर बजट घाटा 6% बताया गया है। अब कुछ राज्यों के देख लें तो 2023 में, 22-23 में और 23-24 में जो बढ़ोतरी होने वाली है और जो स्थितियां देखी जाएंगी, ये यहाँ पर बताया गया है कि 46% की वृद्धि। साथ ही साथ यहाँ पर कहा गया है कि दिल्ली में 13% की वृद्धि, यहाँ पर 8.2%, राजस्थान में 7.8%, मध्य प्रदेश में 6%। अर्थात ये जो बजट घाटा है लगातार बढ़ रहा है और इससे समस्याएं होंगी। अब इन बातों को देखने के साथ साथ यहाँ पर यह भी बात आती है कि प्रमुख बिंदु इससे संबंधित क्या है और किन बातों को हमें समझना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक दिशा निर्देश दिया है और निर्देश देकर के ये कहा है कि इससे संबंधित जो बातें हैं उन पर आप जवाब दीजिए। ये भी कहा गया है कि करदाताओं के खर्च पर जो नकदी और अन्य मुफ्त योजनाएं दी जा रही हैं, इस पर आपको 4 हफ्ते में जवाब देना है। अब इसी से संबंधित कुछ और बातें, रेवड़ी कल्चर से जो प्रधानमंत्री का कहना है कि रेवड़ी कल्चर से विकास के लिए बहुत ही खतरनाक है और हमें मिलकर इस सोच को हराना होगा, इस कल्चर को राजनीति से हटाना होगा जो मुफ्त की राजनीति की जा रही है या रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं। इनका ये कहना है कि बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना, लोगों को फ्री में इलाज देना, मुफ्त रेवड़ियाँ बांटना नहीं है, बल्कि यह एक विकसित और गौरवशाली भारत बनाने की योजना है, और या फिर आप कह सकते हैं नींव रख रहे हैं और रखने की योजना इन्होंने रखी है, ऐसा इनका कहना है। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। इसी से संबंधित शिवराज सरकार की बात करें तो लाडली बहन योजना के तहत 1 करोड़ 31 लाख महिलाओं के खाते में हर महीने 1250 रुपये दिया जाएगा। सालाना इतना खर्च होगा। 87 लाख किसानों को मिलने वाली सम्मान निधि 4000 रुपये से बढ़ा करके 6000 रुपये किया गया है और इस पर इतना खर्च होगा। मेधावी छात्र छात्राओं को लैपटॉप दिया जाएगा। 12वीं के इतने छात्र हैं और ये भी दिया जाएगा उनके खाते में 25-25 हज़ार रुपये इत्यादि इत्यादि। इसके अलावा यहाँ पर कहा गया कि इन स्टूडेंट्स को स्कूटी दिया जाएगा, इलेक्ट्रिक स्कूटी 1,20,000 और इत्यादि इत्यादि बातें। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि ये जो घोषणाएं हो रही हैं, इन घोषणाओं का नकारात्मक प्रभाव हो रहा है। जनता का जो मनोभाव है वो उसी तरफ बढ़ता जा रहा है कि मुफ्त में हमें चीज़ें मिल रही हैं तो हमें बैठ कर के खाने की ज़रूरत है। अगले चुनाव का इंतज़ार करना है कि अगला चुनाव आएगा, फिर राजनीतिक दल घोषणाएं करेंगी और उसका लाभ हमें मिलेगा। बहरहाल कुल मिलाकर के बातें ये हैं। इससे संबंधित और बातों को देखें, यहाँ पर समझे तो फ्रीबीज क्या है। फ्रीबीज का मतलब कि मुफ्त की जो घोषणाएं की जाती हैं, चुनावी घोषणाएं, उसी का मतलब है फ्रीबीज। अर्थात चुनाव से पूर्व मुफ्त की योजनाएं और घोषणाएं। मुफ्त उपहार और अर्थशास्त्र की बात करें तो मुफ्त जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। कहने का मतलब ये है कि जो बातें यहाँ पर कही गई हैं, जो खबरें प्रकाशित हुई हैं, उसमें ये बताया गया है कि दरअसल मुफ्त जिसे कहा जा रहा है वो मुफ्त की नहीं है। मुफ्त नाम की चीज़ कोई होती ही नहीं है। जो कुछ भी आज मुफ्त में दिया जा रहा है वो टैक्स के साथ सरकार वापस लेती है। आप ऐसे सोचिए कि सरकार कोई भी योजना चला रही है या सरकार आपको एक हाथ से दे रही है और दूसरे हाथ से आप यूं कह सकते हैं कि किसी न किसी माध्यम से आप सुई से लेकर के झाड़ू तक या टीवी, फ्रिज, जो कुछ भी आप खरीदते हैं उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है और हर व्यक्ति देता है। तो मुफ्त का कुछ भी नहीं होता। दरअसल जिसे आप मुफ्त कह रहे हैं वो किसी न किसी के द्वारा टैक्स पे किया गया है, तो वो मुफ्त नहीं है। दूसरी बात, किसी न किसी को कथित मुफ्त उपहारों के लिए भुगतान करना पड़ता है। ये अवधारणा, जैसे ये कहा गया कि मुफ्त में दोपहर का भोजन देने की बात हुई जिसे मिड डे मील योजना कहा जा रहा था, अब प्रधानमंत्री पोषण योजना, ठीक है। इस योजना के लिए जो कहा जा रहा है कि ये मुफ्त में है, दरअसल यह भी मुफ्त में नहीं है। भुगतान करूं और आज नहीं तो कल ये भुगतान के रूप में करना ही है, अर्थात आपको भुगतान करना ही है। अगली बात, और अमीर और गरीब दोनों के द्वारा किया जाता है। केवल अमीर वर्ग जो कहता है कि हमने जो टैक्स दिया है उस टैक्स का सरकार फालतू खर्च कर रही है, अर्थात लोगों को फ्री में योजनाएं दे रही हैं। तो पहली बात यह है कि फ्री में दिया नहीं जा रहा है, किसी न किसी पर भार उसका पड़ रहा है। भविष्य में सरकार वो टैक्स के माध्यम से ले रही है, तो एक तो ये बात। दूसरी बात, यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये दोनों लोगों पर भार होता है। केवल अगर अमीर वर्ग ये समझे कि उसी से टैक्स लिया जा रहा है और उसी के टैक्स से लोगों को सब्सिडी युक्त जो भी सेवाएं दी जा रही हैं या योजनाएं दी जा रही हैं, तो ऐसा नहीं है, सभी को देना पड़ता है। मुफ्त योजनाओं का प्रभाव वोट देने के तरीकों पर पड़ता है।
अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सीधा सा ये है कि जब कोई सरकार या जब कोई राजनीतिक दल इस तरह की घोषणा करती है तो लोग उसके प्रभाव में आते हैं और उस लालच में आकर के अपना मनोभाव बदल देते हैं। अगर ए नामक पार्टी को वोट देना चाह रहे थे तो वो बी नामक पार्टी जिसने घोषणा की है उसको वो वोट दे देते हैं। इससे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा प्रभावित होती है। स्वाभाविक सी बात है, जो चुनाव जिसे लोकतंत्र का पर्व कहा जाता है वो प्रभावित होता है। चयन की स्वतंत्रता प्रभावित हो रही है क्योंकि आप जिस अपने मनोभाव से किसी व्यक्ति विशेष को चुन रहे थे अब वो चीज़ें नहीं हैं। दरअसल आप उसके प्रभाव में आकर के लालच में आपने अपना डिसीजन बदल दिया है। तो यहाँ इन बातों को हम लोगों ने समझ लिया। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है मुफ्तखोरी की संस्कृति क्या है? एक सामाजिक या संगठनात्मक घटना है। सामाजिक या संगठनात्मक घटना हमने पहले ही बात कर ली। मुफ्त सामान, सेवाओं या लाभों की पेशकश की जाती है राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, जिसमें लोग या व्यवसाय ये सभी बिना किसी मौद्रिक क्षतिपूर्ति के बदले ये दिया जाता है। आपने उसके बदले तात्कालिक रूप से कुछ नहीं दिया है। दीर्घकालिक रूप से भविष्य में भले आप दें, लेकिन तात्कालिक रूप से उसके बदले आपने कुछ नहीं दिया है। तो यह एक पक्षीय हस्तांतरण कहा जा सकता है। ठीक है। इन बातों को समझने के साथ साथ अब प्रकट करने के तरीके क्या हैं? जो ये योजनाएं दी जा रही, घोषणाएं हो रही हैं, ये प्रमोशनल उपहार हो सकता है, मुफ्त सॉफ्टवेयर ऐप्स हो सकते हैं, ऑनलाइन सामग्री, निःशुल्क कार्यक्रम इत्यादि इत्यादि, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। मुफ्त की जो चीज़ें, मुफ्त की चीज़ों से अब लोगों की उम्मीद बढ़ती है, तो ये सारी बातें उसमें आ जाती हैं। अब इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि भारत में जो फ्रीबी पॉलिटिक्स है, फ्रीबीज पॉलिटिक्स जिसको कहा जाता है, उसके बारे में बात करें तो भारतीय राजनीति में प्रचलित एक संस्कृति हो गई है। अर्थात लगभग सभी पार्टियां अब इसकी घोषणा कर रही हैं। इसके इतिहास की बात करें तो 1954 से लेकर के 63 तक के आसपास के कामराज मद्रास में इसकी घोषणा किए थे। शिक्षा को लेकर के और स्वास्थ्य को लेकर के उन्होंने घोषणा किया और घोषणा करने के बाद यह जो स्थिति है यह भारतीय राजनीति की संस्कृति का हिस्सा बन गया या भारतीय राजनीति का हिस्सा बन गया। लगभग सभी पार्टियां ये घोषित करना शुरू कर दी। अब ये कहा जाता है कि इसका आधार क्या है? जो घोषणाएं ये की जाती हैं, दरअसल ये कहा जाता है कि इसका आधार समाजवाद है। समाजवाद क्या है? तो समाजवाद एक विचारधारा है और वाद जिसमें लगा है इसका मतलब ये है कि वो की विचारधारा है। अब समाजवाद ये कहता है कि जनता का जो संसाधन है, संसाधनों का आवंटन जनता को किया जाए, नागरिकों का किया जाए और उस आवंटन के माध्यम से नागरिकों का अधिकतम कल्याण हो। तो अब आप यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं, हम नागरिक की बात कर रहे हैं। नागरिक, यहाँ पर संसाधन कह लीजिए, संसाधन, यहाँ पर क्या किया जा रहा है? आवंटन किया जा रहा है। आवंटन, ठीक है, आवंटन किया गया। अब जो संसाधन है इसका उद्देश्य ये है कि अधिकतम कल्याण हो सके। किसका कल्याण? तो नागरिकों का अधिकतम कल्याण हो सके। ये इस बात पर जोर देता है और समाजवाद में ये कहा जाता है कि जो केंद्रीय सरकार है, जो व्यवस्था है, इसके तहत केंद्रीय सरकार का नियंत्रण होता है किस पर? संसाधनों पर, अर्थात आर्थिक क्रियाओं पर, जिसमें उत्पादन, उपभोग, विनिमय और वितरण शामिल है। उस पर अधिकार होता है और वो ये निर्धारित करती है कि क्या करना है। तो यहाँ पर दरअसल जन कल्याण की भी भावना इसमें निहित होती है कि संसाधनों का आवंटन सरकार करती है जिसके माध्यम से अधिकतम नागरिकों का कल्याण सुनिश्चित करना है, इस उद्देश्य से किया जाता है। तो ये इस विचारधारा पर आधारित है कि हम नागरिकों को संसाधनों का आवंटन कर रहे हैं जिससे उनका अधिकतम कल्याण होगा। इसका उद्देश्य क्या है? मतदाताओं को लुभाना और मतदाताओं को लुभा करके उनके मत का लाभ लेना और विजय प्राप्त करना, आगे निकलने की कोशिश, अपने प्रतिरोधी या प्रतिद्वंदी या प्रतिस्पर्धी से आप कह सकते हैं, प्रतिस्पर्धी शब्द ज़्यादा उपयुक्त होगा, उससे आगे निकलने की कोशिश है। हाल के दिनों में लगातार इसमें वृद्धि हुई है। के कामराज की बात मैंने की और उसके बाद से लगातार घोषणाएं हो रही हैं। जब भी ये चुनाव आता है उस समय आप देखेंगे तमाम तरह की घोषणाएं शुरू हो जाती हैं। हालांकि यह भी कहा जाता है कि ये जो भारत में व्यवस्था है कि जब भी चुनाव नज़दीक आएगा राजनीतिक पार्टियां ऐसी घोषणाएं नहीं कर सकती, लेकिन घोषणाएं होती हैं और उसका लाभ भी राजनीतिक दलों को होता है। उदाहरण के तौर पर यह कहा गया कि बैंक खातों में
15 लाख रुपए सबके बैंक खातों में आ जाएंगे, ये कहा गया था। ठीक है, मुफ्त में टीवी देना, लैपटॉप देना, बिजली देना, कर्ज माफ़ी, आप कह सकते हैं कृषि क्षेत्र में कर्ज माफ़ी, इत्यादि तरह की घोषणाएं होती हैं। उदाहरण इसको कहा जा सकता है। मुफ्तखोरी से अब बात होती है कि समस्या क्या है। समस्या ये है कि राजस्व इससे हानि होती है, इससे राजस्व हानि होती है और एनपीए की समस्या बढ़ती है। एनपीए की समस्या कैसे बढ़ती है, अब इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए ये बैंक है, ठीक है, ये बैंक है। इस बैंक से एक किसान है, आप कृषक की बात कर लीजिए, कृषक ने ऋण लिया है, बैंक ने किसान को ऋण दिया है। अब ऋण ये चुकाना है किसान को, लेकिन किसान क्या किया कि वो ऋण नहीं चुका पाया। सरकार आई, मतलब चुनाव आया और चुनाव में घोषणा हो गई। सरकार ने यहाँ पर, गवर्नमेंट ने ये कहा कि भैया हम इन कृषकों के ऋण को माफ़ कर रहे हैं। तो माफ़ करने का मतलब ये है जो सरकारी बैंक से ऋण लिया गया है, इस ऋण को सरकार ने ये कह दिया कि हम ये ऋण चुका देंगे। अब आप कृषक से नहीं लेंगे, तो जो भार पड़ा वो इस पर पड़ा, बैंक पर। अब सरकार बनी, सरकार ने बैंक को ये पैसा वापस नहीं किया। अब उस बैंक के बैलेंस शीट में यह रिफ्लेक्ट होता रहेगा एनपीए में। अब एनपीए क्या है? एनपीए को आप ऐसे कह सकते हैं, एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट, गैर निष्पादित परिसंपत्ति, अर्थात ऐसी परिसंपत्ति जो परफॉर्म नहीं कर रही है। बैंक ऋण दिया, उस पर उसे ब्याज मिला और उस ब्याज से उसने अपना साख सृजन कर लिया। साख सृजन लंबी प्रक्रिया है। फिलहाल आप ऐसा सोचिए कि बैंक ने इस व्यक्ति को जो ऋण दिया है, इस ऋण पर उसे 7% की दर से ब्याज मिल रहा है। तो ब्याज मिलने का मतलब यह है कि बैंक को लाभ हो रहा है, और लाभ हो रहा है तो बैंक का दायरा बढ़ेगा, उसकी एसेट बढ़ेगी। अब जो बैंक ने ऋण के रूप में दिया था, न तो मूलधन आया और न ही उस पर मिलने वाला ब्याज था वो आया। जो बैंक ने दिया था वो सब कुछ एनपीए बन गया। इसी को कहा जाता है, अगर परिभाषा पर जाएं तो जो बैंक ने ऋण के रूप में ग्राहक को दिया है, अगर वह 90 दिनों के अंदर वापस नहीं आ रहा है, उसमें कोई एक्टिविटीज़ नहीं हो रही है उस अकाउंट में, तो इसका मतलब ये है कि वह धनराशि एनपीए बन गया है। इसे 3 अलग अलग भागों में बांट करके देखा जाता है। बहरहाल इतनी जितनी आवश्यकता है वो बातें हम लोगों ने समझ लिया। तो एनपीए की समस्या बढ़ती है। कर्ज के बोझ में वृद्धि होती है, सरकार पर कर्ज के बोझ में वृद्धि होती है, क्योंकि लगातार जब योजनाएं चलाई जाती हैं तो सरकार का जो राजकोषीय घाटा है वो बढ़ता है। पंजाब की बात करें तो मुफ्त का वादा और इसके जीडीपी का ये कहा गया 3% के अतिरिक्त प्रभाव, 3% से अधिक का प्रभाव यहाँ पर पंजाब सरकार पर पड़ेगा, क्योंकि कई सारी योजनाएं यहाँ पर घोषित की गई हैं। व्यय प्राथमिकताओं में विकृति आती है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति जिसे मुफ्त में ये सारी चीज़ें मिली हुई हैं, उसे बिजली मिल गया, पानी मिल गया और बाकी सारी चीज़ें जो ज़रूरत की हैं सरकार ने दे दिया। अब दे दिया तो सरकार के देने के बाद वो व्यक्ति जो अपनी प्राथमिकताओं को निर्धारित कर रहा था कि मुझे शिक्षा पर खर्च करना है, स्वास्थ्य पर खर्च करना है, अन्य क्षेत्रों में खर्च करना है, हो सकता है कि अब वो अपना खर्च दूसरे तरफ डाइवर्ट कर दे। तो यहाँ पर जो प्राथमिकताएं हैं वो प्राथमिकताएं बदल गई। स्वाभाविक सी बात है कि इसमें विकृति आ रही है और ये समस्या है। कई बार जब विलासिता की वस्तुओं की मांग अर्थव्यवस्था में बढ़ने लगती है तो उससे समस्याएं उत्पन्न होती हैं, अर्थात मुद्रास्फीति की समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। फिलहाल उसको हम समझेंगे। यहाँ पर कहा जा रहा है व्यय प्राथमिकताओं में विकृति आती है, न केवल सरकार के बल्कि एक व्यक्ति के रूप में उसकी भी व्यय प्राथमिकताओं में ये समस्या देखी जाती है। बुनियादी ढांचे पर सरकार को खर्च करना चाहिए, उनकी गुणवत्ता में सुधार करना चाहिए, लेकिन सरकार वहाँ पर न करके इन क्षेत्रों में खर्च करती है, जिससे जो आर्थिक समृद्धि की दर है वो प्रभावित होती है। अगर देश में आधारभूत अवसंरचना का विकास किया जाए, उससे आर्थिक जो उत्पादन की, अर्थव्यवस्था के उत्पादन की जो गति है वो बढ़ जाती है, समृद्धि का स्तर बढ़ जाता है। तो यहाँ पर ये नहीं हो रहा है। इसमें होना चाहिए लेकिन इसमें नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो धन खर्च करना चाहिए अन्य क्षेत्रों में जा रहा है। इससे असमानताओं में भी वृद्धि होती है और विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 बताती है कि देश के वर्ष 2021 में देश के सिर्फ 1% लोगों के पास कुल राष्ट्रीय आय का 22% हिस्सा है।
अपने आप में यह बताता है कि इन सभी चीज़ों से असमानता बढ़ती है। साथ ही जो विभेदात्मक कर है उसका बोझ भी लगातार लोगों पर बढ़ता जाता है। इन बातों को समझने के साथ अब बात आती है कि ऐसी नीतियों का प्रभाव क्या होता है। समस्या हमने समझ लिया, तो ये कभी ना खत्म होने वाला एक सिलसिला शुरू हो जाता है। अर्थात एक राजनीतिक दल ने घोषित किया, फिर दूसरे राजनीतिक दल ने घोषित किया। तो जो मैंने कहा कि मान लीजिए एक कृषक है, इसने ऋण लिया था और इसका दूसरा भाई है, इसको मान लेते हैं राम नामक है, और ये बैंक से ऋण लिया था। फिर इसने देखा कि जो मेरे बड़े भैया राम हैं, उन्होंने ऋण लिया था और जैसे ही चुनाव आया इसका ऋण माफ़ कर दिया गया। फिर अब इनका जो दूसरा भाई है श्याम, ये भी क्या करेगा, ये भी बैंक से ऋण लेगा और इंतजार करेगा कि कब चुनाव आए, और चुनाव आने में उसको पता है कि कोई ना कोई राजनीतिक दल आएगा और वो ऋण माफी की घोषणा कर देगा। तो ये व्यक्ति देने में सक्षम है, बैंक का पैसा लौटाने में सक्षम है, लेकिन ये जानबूझ करके नहीं लौटा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि राजनीतिक दल ऐसा करेंगे तो उसे चुकाने की क्या ज़रूरत है। तो ये सिलसिला लंबा चलता रहता है और इसकी वजह से अर्थव्यवस्था में एनपीए की समस्या लगातार बढ़ती रहती है। तो यहाँ पर कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला, सरकारी खजाने पर लगातार बोझ बढ़ता है, क्योंकि सरकार मुफ्त की घोषणाएं कर रही है, तो जो राजस्व घाटा होगा उसकी कमी कहीं ना कहीं से पूरी की जाएगी। तो इसकी वजह से गरीबों का जो अंतिम नुकसान होता है, एक तो ये समस्याएं होती हैं, गरीबों का अंतिम नुकसान भी होता है, कई तरह से नुकसान होता है, क्योंकि अगर मुद्रास्फीति बढ़ी तो उनकी क्रय क्षमता के दायरे से वस्तुएं बाहर जाती हैं, और बाहर जाती हैं तो उनका जो उपभोग व्यय है वो प्रभावित होता है। आवश्यकता की वस्तुओं पर वो खर्च नहीं कर पाते और मूलभूत आवश्यकताओं तक भी वो नहीं पहुंच पाते, तो ये गरीबों को लेकर के समस्याएं होती हैं। मांग और आपूर्ति में अंतर हो जाता है। मान लीजिए मैं खर्च करने वाला था शिक्षा पर, एजुकेशन पर, कि मैं एनुअली 10,000 खर्च करूंगा, और इसके हिसाब से मैंने सब कुछ बजट बनाया था। अब पता चला कि यहाँ पर मुझे मुफ्त में मिल गया शिक्षा। अब मुफ्त में मिलने का मतलब ये है कि बाकी जो 10,000 मैंने बजट बनाया था, अब ये किसी अन्य क्षेत्रों में मांग के लिए मैं प्रयोग करूंगा, क्योंकि उपभोग व्यय तो मुझे करना है, और करना है तो मांग और आपूर्ति में अगर मान लीजिए मैंने ये कहा कि अब मुझे बाइक चाहिए या मुझे कार चाहिए, मैंने इसकी डिमांड की और डिमांड की, तो डिमांड एंड सप्लाई में जब अंतर होगा, अर्थात मांग अधिक होगी और आपूर्ति कम होगी, तो कीमतें बढ़ जाएंगी। तो यहाँ पर मुद्रास्फीति और जो ये अंतर है, ये विकृति भी बाजार में उत्पन्न करता है, ये समस्याएं देखने को मिलती हैं। और जब ऐसी स्थिति आएगी तो व्यक्ति उद्यमशील नहीं होगा। उद्यमशील नहीं होगा अर्थात वो बिजनेस करने के बारे में नहीं सोचेगा। अर्थात आप ऐसे कह सकते हैं कि निठल्ला बन करके घर में बैठना पसंद करेगा, क्योंकि उसे पता है कि सरकार तो बाकी सारी चीज़ें दे ही रही है। तो उद्यमशीलता प्रभावित होती है। मैं कुछ ऐसा स्टार्टअप करूं जिससे लोगों को रोज़गार में दे सकूं, तो उद्यमशीलता की भावना भी प्रभावित होती हैं, और ये सबसे घातक स्थिति है। ठीक है। उदाहरण के तौर पर अगर बात किया जाए तो महाराष्ट्र में कृषि ऋण माफी की वजह से वित्तीय वर्ष 2020-21 में इतना करोड़ रुपए व्यय किया गया। अब ये सब कुछ सरकार के राजकोष पर बोझ ही होगा। ठीक है। इसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि अगर नकारात्मक प्रभावों को कम करने के उपाय के बारे में बात किया जाए तो क्या किया जा सकता है। वित्त आयोग की भूमिका। वित्त आयोग सुझाव देता है, और जो सुझाव देता है, राज्यों को आवंटन करते समय राज्य के ऋण को देखना जरूरी है कि राज्य का ऋण क्या है, और उसके आधार पर सुझाव दे, और उन सुझावों के आधार पर राज्यों के आवंटन में कमी लाई जा सकती है या फिर उसके आधार पर वृद्धि की जा सकती है। तो वित्त आयोग की भूमिका यहाँ पर, और राष्ट्रपति इसका गठन करते हैं, इत्यादि इत्यादि बातें, तो ये हमें ध्यान देना होगा। साथ ही चुनाव आयोग की को और मजबूत करने की ज़रूरत है, ताकि मुफ्त जैसी जो घोषणाएं होती हैं, सुविधाओं से संबंधित घोषणाएं होती हैं, चुनाव आयोग इनको विनियमित करे और इनको दंडित करने का भी काम करे, ताकि इस तरह की जो गतिविधियां जो राजनीति में एक संस्कृति, एक परंपरा के रूप में लगातार, एक सिलसिले के रूप में लगातार चल रही हैं, उस पर लगाम लगाया जा सके। मांग आधारित जो मुफ्त वस्तुओं पर हमें ध्यान देना होगा, मांग आधारित जो मुफ्त वस्तुएं हैं उन पर ध्यान देना होगा, जैसे कि पीडीएस, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि, इन पर हमें ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ हमें यह भी देखना चाहिए कि पारदर्शिता में सुधार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर पारदर्शिता हम में सुधार कर रहे हैं, अर्थात वास्तविक लाभार्थियों तक हम पहुँच
पहुंच रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ तक बातें ठीक हैं। लेकिन कृषि ऋण माफी की समस्याएं प्रबल होती हैं, तो ऐसी स्थिति में केवल वास्तविक किसानों तक ही पहुंचना जरूरी है, अर्थात वास्तविक किसानों का ही ऋण माफ कर किया जाना चाहिए। कुछ बड़े किसान भी हैं जिनका ऋण माफी से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, लाभ होता है, तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। ये बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बातें उस आर्टिकल में कही गई हैं। साथ ही साथ एफआरबीएम जो एक्ट है, अधिनियम, उसमें संशोधन करने की ज़रूरत है। दरअसल एफआरबीएम एक्ट जो 2003 में आया था, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003, आप इसे राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 कह सकते हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है कि राजकोषीय प्रबंधन करना। जो सरकार का राजकोषीय घाटा लगातार बढ़ रहा था, उस राजकोषीय घाटे को कहा गया था कि 3% तक हम सीमित रखेंगे, और 3% तक सीमित रखने के साथ साथ अन्य उत्तरदायित्व भी इसमें बताए गए थे, और यह भी कहा गया था कि किन स्थितियों में ये जो 3% का दायरा है उसको आप एक्सीड कर सकते हैं, अर्थात इससे आप बाहर जा सकते हैं। तो उसके लिए अलग अलग कैटेगरी बनाई गई थी, फिलहाल उसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसमें संशोधन के लिए एनके सिंह की अध्यक्षता में एक संशोधन समिति गठित की गई थी, और उस समिति ने सुझाव दिया था, और सुझाव दे करके जो बातें कही गई थी वही कहा जा रहा है कि ये जो संशोधन किया गया है उन सिफारिशों को लागू किया जाना चाहिए, ताकि जो राजकोषीय घाटा होता है उस पर लगाम लगाया जा सके। जैसे ऋण माफ़ी, मुफ्त बिजली पानी पर खर्च की सीमा तय किया जाना चाहिए, ताकि इस कल्चर को यहीं पर ब्रेक किया जाए, रोका जाए। इन बातों को समझने के साथ साथ बात ये आती है कि हमें परिणाम आधारित बजटिंग करने की आवश्यकता है, अर्थात विभागों को उनके काम के लिए जवाबदेह बनाया जाए। अगर बैंकिंग व्यवस्था में कोई गड़बड़ी आती है तो वहाँ पर अगर कोई बिजली विभाग से संबंधित या इस तरह की जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को विभागों को, अगर विभाग से संबंधित समस्याएं हैं तो विभाग को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। जैसे झारखंड में ऋणों पर जिम्मेदारी तय किया गया है, वो हमें करना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जनता को शिक्षित किया जाए। जनता को शिक्षित करके आप क्या कर सकते हैं, दरअसल इन सभी दायित्वों के बारे में, अर्थात इन घोषणाओं का नकारात्मक प्रभाव क्या हो रहा है, उन नकारात्मक प्रभावों को जब तक हम जनता तक नहीं पहुंचाएंगे, उसके बारे में अवेयर नहीं करेंगे, उसका दुष्परिणाम होगा ही होगा। तो हमें ये करना चाहिए कि लॉन्ग टर्म में उसका क्या नुकसान हो रहा है उसको लेकर के अवेयर करें। दायित्व सुनिश्चित करना, दायित्व किसका, तो चुनाव आयोग का, अदालतों का, राजनीतिक दलों का, और साथ ही साथ मतदाताओं का भी उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना ज़रूरी है, ताकि इस तरह की समस्याओं का समाधान किया जा सके। इससे संबंधित बातों को हम लोगों ने समझा। आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही। अगली क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।